वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कर्व के बारे में। प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल करते हुए बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दोनों के दोनों, चाहे गिनी कोफिशिएंट हो चाहे लॉरेंस कर्व हो, ये हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं कि इनकम इनइक्वालिटी को मेजर कैसे करा जाए। ये अपने आप में अगर किसी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आ गया ना, तो आप नम मत हो जाना, नील मत हो जाना कि ये कौन से मेथड्स हैं इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। दो है, गिनी कोफिशिएंट या गिनी इंडेक्स, जिसको कोरेडो गिनी ने 1912 के अंदर डेवलप करा था, और एक लॉरेंस कर्व है। गिनी कोफिशिएंट जो है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इनकम इनइक्वालिटी को निकालने के लिए। लॉरेंस कर्व जैसा कि नाम में कर्व है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनकम इन इक्वालिटी को किसी देश में निकालने के लिए। समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो नाम में ही पता लग रहा है ये कर्व है, ये कर्व है जो कि मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ इनकम अर्नड एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु अर्न दैट पर्टिकुलर इनकम। कैसे? परसेंटेज ऑफ इनकम कितनी अर्न करी गई देश में, और कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस परसेंटेज को, इस परसेंटेज ऑफ इनकम को अर्न कर रहे हैं। सारी की सारी पॉपुलेशन अर्निंग पॉपुलेशन नहीं होती ना, समझने की कोशिश करो। कौन कौन नहीं होता अगर मैं आपसे पूछूं? बच्चे, एंड ओल्ड एज पीपल। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, एक देश, एक देश जो भी होता है वो बेस्ट इकोनॉमिक लेवल पर कब फंक्शन करता है? जब उसके अंदर कैसी जनसंख्या हो, बच्चे हो, यंग हो, एडल्टहुड हो, ओल्ड एज सिटीजन हो, क्या हो, मतलब वहां पर यंग। इंडिया अभी किस तरफ है सोसाइटी में? हमने पढ़ा था इसको। कब तक इंडिया इसका फायदा उठा सकता है? 2050 तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि अगर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो हमारी इतनी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सोसाइटी में? हमने क्या पढ़ा था इसके लिए नाम? क्या बात है, कौन बोला ये? क्या बात है मिसबा, सलाम वालेकुम। डेमोग्राफिक डिविडेंड। शाबाश मिसबा, याद है आपको, आप थे सोसाइटी के लेक्चर्स में। चलो बढ़िया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी मयूर? क्या इंडिया फायदा उठा पा रहा है इसका? है तो 2050 तक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या फायदा उठा पा रहा है? देश में इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत क्या है अर्पित? यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी, डिग्री करने के बाद भी, 99% लाने के बाद भी क्या है? अरे वो तो चलो ठीक है, वो तो तब डेवलप होंगे ना जब मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। जॉब ही नहीं है पहली बात तो। पैसा, कहने देखो, कहने वाली बात बहुत आसान होती है कि सरकार की वेरियस स्कीम्स चल रही है जो कि स्टार्टअप को प्रमोट करती हैं। कितने ही हमें फंडिंग मिल जाएगी बताओ? कितने ही सपोर्ट मिल जाएगा? हाँ, देखने के लिए। और एक याद है फिर एक दिक्कत हमारी जो हमने इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ी थी, चक्रव्यूह ऑफ इंडियन इकोनॉमी। खोलना किसी चीज को बहुत आसान है, बंद करने की भी परमिशन लेनी पड़ती है, पता है ना ये वाली बात? वो मिलेगी नहीं, फंस के रह जाओगे। तो यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अब ये इस टॉपिक को बीच में यहां पर लाने का क्या मतलब था? परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न ये तभी ग्रो कर सकती है देश के अंदर जब परसेंटेज ऑफ पीपल जो उस इनकम को अर्न कर रहे हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा हो। समझ गए? यानी कि अगर मुझे ऊपर वाले चीज को अगर बढ़ाना है तो नीचे मुझे क्या एक चीज इनपुट डालना पड़ेगा? नीचे मुझे किस चीज का फ्यूल डालना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट से ही पैसा आएगा, सबसे बड़ी बात तो।
अब एम्प्लॉयमेंट चाहे फिर देश के लिए किसी भी तरीके से सपोर्ट हो रही हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कैसे, चलो स्टार्टअप भी पर्सन खोलना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए देखो कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना। मयूर, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? उसमें पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए बस। जितना ज्यादा बड़ा बेस होगा पर्सन का उतने अच्छे पैसे कमाएगा वो। यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है बस इस मार्केट की। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिनी कोफिशिएंट। यानी कि जो हम गिनी कोफिशिएंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन था जो कि डायगोनल कर्व के बारे में, उसके अंडर एरिया को वो कह रहा था कि इट इज अ लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। जब हम इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो लॉरेंस कर्व बन जाता है। तो यानी कि आपको अगर गिनी कोफिशिएंट की डेफिनेशन को लॉरेंस कर्व बनाना, तो क्या कहोगे कि मैं जब गिनी कोफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट कर दूं, मैथमेटिकली या ग्राफिकली? ग्राफिकली। तो वो होता है लॉरेंस कर्व। क्या आपको लॉरेंस कर्व की डेफिनेशन पता लग गई? When you represent Gini coefficient in graphical terms, you will get Lorentz curve. In other words, Gini coefficient जो है उसको graphically represent करा जा सकता है with the help of this curve, which is known as Lorentz curve. तो यहां पर हम लोगों को करना क्या होता है, यहां पर आपको नीचे दे रखा है क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन शेयर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जो कि रिप्रेजेंटेड है एक्स एक्सेस पर, ये रही, ठीक है। उसके बाद इनकम शेयर लोगों की वाई एक्सिस पर, इसको ऐसे रखा जाता है। अब एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये वाली बात मैंने आपसे कही थी कि गिनी कोफिशिएंट के अंदर आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेट पीएससी के लिहाज से ये चीज़ आ सकती है। अटपटे से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार स्टेट पीएससी में। आप ये याद रखना यूपीएससी एग्जाम के अलावा किसी दूसरे एग्जाम्स के अंदर, कि वो आपसे अगर ये पूछ लें कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लॉरेंस कर्व के अंदर क्या ये एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होती है वाई एक्सिस पर, आने को ये चीज आ सकती है, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से आ सकती है स्टेट पीएससी में। तो याद रखना, इनकम का जो पैरामीटर है उसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा जाता है, परसेंटेज का जो पैरामीटर है उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा जाता है। एक्स एक्सिस पर हमेशा मैथमेटिकली या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वो चीजें कोड करी जाती है जो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। वाई एक्सिस कभी भी इन्फिनाइट नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो ये वाली चीज ग्राफिकली। एक्स एक्सिस लेकिन कितना भी हो सकता है, उसके बेसिस पर वाई एक्सिस क्रिएट होता है। आबादी ज्यादा बढ़ेगी कि इनकम ज्यादा बढ़ती है देश की, बताओ? आबादी। सिंपल सा टर्म्स, सिंपल सी चीज। ओके। तो जैसा कि हमने, याद है हम पढ़ रहे थे कि एक ना लाइन को हम लोग लेते हैं गिनी कोफिशिएंट के अंदर, डायगोनल होनी चाहिए वो लाइन जो कि रिप्रेजेंट करेगी दिस इज अ लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। मतलब क्या हर एक कंट्री इसी की तरफ एम कर रही है ना, ये मेरे को बता दो, है ना। और हर एक कंट्री इसकी तरफ एम कर रही है, जीरो नंबर की तरफ, गिनी कोफिशिएंट में बता दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आराम से ठंडे दिमाग से ध्यान से सुनना, आराम से बता रहा हूं। अगर आप इसके अंदर पॉइंट्स देखो, पहले तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं हम इसे। आप इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट्स को पकड़ो, बी और डी। क्या ये लाइन डायगोनल है? दिस इज द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। क्या ये वाली जो, अगर मैं बताऊं, अगर मैं यहां पर ये बना दूं कि ये जो येलो कलर की लाइन है, क्या हर एक कंट्री का एम यही है, ये इस लाइन तक पहुंचना, है ना। हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर, जो प्रेजेंट रियलिटी है ना, वो क्या है,
अगेन वो बी टू डी ही है, लेकिन वो क्या नहीं है, ये वाली जो लाइन है ये क्या नहीं है, परफेक्टली इक्वल नहीं है, यानी कि ये डायगनल नहीं है, डायगनल नहीं है, ठीक है। और ये जो कर्व बनकर आया, ये वाला कर्व, यही है लॉरेंस कर्व। तो गिनी कोफिशिएंट का अगर हम लोग लॉरेंस कर्व के साथ जोड़ें फॉर्मूला, तो ये जो शेडेड एरिया ना, ये जो जितना मैंने ये जो कर्व बनाया है, इस पार्ट को कहा गया है, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को कहा गया है, बीच में देखो ये ए, ए, ये जो शेडेड एरिया है ए, इसको हमें इस टोटल एरिया से बी, बी, सी और डी, इससे हमें डिवाइड करना है। तो क्या मैं बी सी डी को कुछ ऐसे बना सकता हूं? ये कितने डिग्री होता है ये ऐसा ट्राइंगल? मतलब क्या बना मयूर, 60 के 40 में मतलब ठीक है, 45, हाँ ठीक है। अब देखो, अगेन ये एक ऑब्वियस बात है, ग्राफिकल चीज़ है। तो लॉरेंस कर्व की आप एक्सप्लेनेशन जानते हो, ऊपर आपने ये जितना मैंने दिखाया उतना आपने देख लिया। अब अपना दिमाग एक बार फ्री करो। अब देखो, परफेक्ट इक्वालिटी ना 45 डिग्री के कर्व में ही हो सकती है, ऐसा माना जाता है। अब ये 45 डिग्री का कर्व कैसा, ये कुछ नहीं है 45 डिग्री का कर्व। पहली बात है, जो ये सी है ना, ये सी की तो अहमियत ये भी भूल जाओ, ये स्ट्रेट लाइन को बोला जा रहा है। ये और ये स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है, ये डायगोनल की बात करी जा रही है, विच इज द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है। अब क्योंकि वो कर्व है तो ऑब्वियसली बात है वो 45 डिग्री तो बोलेगा ही। कर्व जो है, कर्व प्लेस्ड बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी रिप्रेजेंट लॉरेंस कर्व। जो इसके नीचे कर्व है, ये जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया, ये वाला, दिस इज लॉरेंस कर्व। द क्लोजर इज द लॉरेंस कर्व टू द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, लेस इज द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी एंड वाइस वर्सा। यानी कि यही वाली चीज तो मैं आपको बताना, मैंने आपको बताई है, यही चीज तो मैंने आपको बताई है। इसको नाम दे देते हैं लॉरेंस कर्व 1। इसको नाम दे देते हैं लॉरेंस कर्व 2। इसको नाम दे देते हैं लॉरेंस कर्व 3। और ये येलो वाली हमारी लाइन है, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ये हमारा एम है, ये ऐसा मान लो, ये मोक्ष की प्राप्ति है, अल्टीमेटली इंसान को यहीं जाना है। मुझे एक बात बताओ,
ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर एक बारी कोट कर रहा हूँ। लॉरेंस कर्व 1, लॉरेंस कर्व 2, लॉरेंस कर्व 3। उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कर्व नहीं है, वो तो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है। एम ये है, एक सेकेंड, एम तो ये है, दिस इज द एम। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। मुझे ये जानना है आप लोगों से, इनमें से जब मैं व्हाइट लाइन पे हूं, लॉरेंस का 1 पे हूं, तो देश में असमानताएं एक इनकम की टर्म्स में ज्यादा है कि कम है एज कंपेयर टू पिंक लाइन लॉरेंस कर्व 3? ज्यादा है। अगर मैंने पॉलिसी इनिशिएटिव्स वगैरह लिए अच्छे से, मैंने गरीबों के लिए स्कीम्स चलाई, मैंने कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करी जिससे अमीर और गरीब का गैप कम हो जाए, तो मैं व्हाइट लाइन से कहां पर आ जाऊंगा? मैं लॉरेंस का 1 से मैं कहां पर आ जाऊंगा? ग्रीन लाइन पर आ जाऊंगा। उसके बाद भी देश आगे बढ़ा, लोगों की इनकम कैपेसिटी बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी, देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यूपीएससी में सीटें बढ़ गई, सिर्फ आईएएस के लिए 8,000 सीटें चल रही हैं, तो ग्रीन लाइन से मैं कहां जाऊंगा? और एक कंट्री बेस्ट अपने आप को कब रख सकती है? जब वो व्हाइट लाइन पे हो, यानी कि येलो लाइन से दूर हो, या फिर पिंक लाइन पे हो, येलो लाइन के पास हो। येलो पे तो हम जा नहीं सकते, तो आपको पता है ना, कभी भी परफेक्ट चीज नहीं हो सकती कि पूरी की पूरी आबादी जो है, सारे लोग ऐसे ऐसे ऐसी तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी नहीं है, बताओ है क्या? कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर देखो, बाहर से रिपोर्टों में कुछ मर्जी दिखा लो। मैंने बोला ना, एक घर परिवार आपको देखकर लग रहा है बहुत पॉश है, क्या बढ़िया है, क्या इनके पास सुकून है, चैन है, अंदर अर्पित कितने बर्तन खटक रहे होंगे तो वही जानते हैं ना, है ना? तो ये चीज है। हम लेकिन इसका मतलब क्या है कि जितना एम के पास रहेंगे उतना क्या रहेंगे, सुखी के दुखी? सुखी। बस ये समझाना चाह रहा था। क्यों बताना चाह रहा था, ये एप्लीकेशन मैंने क्यों बताई इतना टाइम लगाकर, ये बच्चों की तरह ड्राइंग बनाकर? अगर कभी भी ना मूड सटक गया ना किसी एग्जामिनर का, अगर उसका मूड खराब चल रहा है उन दिनों, तो वो अनशंट क्वेश्चन डाल देता है, डाल सकता है, और वो आपको ये पूछ सकता है कि लॉरेंस कर्व पे अगर कोई भी लाइन जो कर्व है वो जितनी उससे दूर है, तो सरकार को ऐसे क्या पॉलिसी इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास आ जाए और लॉरेंस कर्व जो है वो फ्लैटन होता चला जाए, वो डायगनली पास आता चला जाए। लोगों को क्वेश्चन ही इंटरप्रेट नहीं हो पाएगा एग्जाम के अंदर कि ये साला बोल क्या रहा है यार ये। जैसा कि उसने 2018 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ पूछा था, लोग पढ़कर ही नहीं जाते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करनी। मैंने पहले चैप्टर से आपको बहुत आसानी से, बहुत आराम से करवाया इस वाली बुक के अंदर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, याद है ना? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, शाइनी सुना होगा आपने, कि 2,000 रुपए है मेरे पास, या तो मैं उनको इन्वेस्ट कर लूं या जूते ले आऊं। ये एग्जाम्पल भी पढ़ा था हमने। तो ये लॉरेंस कर्व क्या है? अब देखो, द क्लोजर इज द लॉरेंस कर्व। हमने 3 लिए थे यहां पर, एक लॉरेंस कर्व 1, दूसरा लॉरेंस कर्व 2, तीसरा लॉरेंस कर्व 3। और ये है हमारा एम। द क्लोजर इज द लॉरेंस कर्व टू द परफेक्ट इक्वालिटी लाइन, लेस इज द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर मुझे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ानी है तो मैं येलो लाइन से होते हुए किस तरफ चला जाऊं? व्हाइट की तरफ। और अगर इनकम इनइक्वालिटी कम करनी तो व्हाइट से होता हुआ कहां, किसकी तरफ मूव करूं? येलो की तरफ। हाँ वही, मतलब एम अर्पित वही होगा कि मतलब येलो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ये शेडेड एरिया है, यानी कि यानी कि मुझे सिचुएशंस बताते चलना।
सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, सिचुएशन थ्री, सिचुएशन वन, टू एंड थ्री। इस एरिया के अंदर ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व ये बबल्ड होना चाहिए या फिर ये फुस होना चाहिए, फ्लैटन होना चाहिए, हवा निकलनी चाहिए इसकी, फ्लैटन होना चाहिए, ये समझाना चाह रहा हूं। तो याद रखना इस लॉरेंस कर्व से ये टर्म्स भी आ सकता है। ये जो मैं ड्राइंग ये फालतू में नहीं बना रहा हूं कि चलो आज ड्राइंग बना लेते हैं, आज कोई बात नहीं, आज मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। ये टर्म्स आ सकती है कि लॉरेंस कर्व का पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज करके वो आपको ये देते कि दिस शुड बी अ बैलून और फ्लैटेंड। लोगों के लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे इतनी स्टेटमेंट को देखते ही। वहां पर अगले क्वेश्चन के तो पेन हिलाने तक की हिम्मत नहीं रहेगी उनके अंदर। ए इंडिकेट करता है शेडेड एरिया। तो फ्रॉम द ग्राफ गिनी कोफिशिएंट जो है उसका फॉर्मूला क्या निकलता है, शेडेड एरिया ए अपॉन एरिया ऑफ बीसीडी। तो एक बार बताओ मुझे जरा, एरिया ऑफ बीसीडी तो उतना ही रहेगा यार, ठीक है, एरिया ऑफ बीसीडी तो उतना ही रहेगा। तो मुझे कम किसको करना है इसमें, अगर इसको परफेक्ट देश में मुझे कंडीशन चाहिए, शेडेड एरिया को कम करना पड़ेगा ना। तो मैं शेडेड एरिया में से किसको प्रेफरेंस दूं, 1 को दूं, 2 को दूं या 3 को दूं, किसकी तरफ एम करना चाहिए, 3 की तरफ। अब समझ गए, क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आप ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये तो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा। ये ऐसे बनेगा राइट एंगल, ये ऐसे बनेगा राइट एंगल, और ये ऐसे बनेगा राइट एंगल। ये जो एरिया है बी सी और डी, ये तो हमेशा सेम रहेगा, ऐसे, है कि नहीं। समझ में आया। उसके बाद अगर ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए तो जीरो का मतलब ये है कि हम ना, अब यहां पर कोई भी चीज जो चीज है वो रह ही नहीं गई है, कोई कर्व ही नहीं रह गया, सिर्फ हमारे पास ये राइट एंगल बचा है। देयर इज नो कर्व। अब हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से राइट एंगल बचा है, यानी कि लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी बची है, ए बी एंड सी। देन इट इंडिकेट्स परफेक्ट इक्वालिटी, और यहां पर ऑटोमेटिकली गिनी कोफिशिएंट जीरो हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो लाइन थी ए और सी वाली, ये जो आपको दिख रही है डायगोनल लाइन, ये जीरो वाली लाइन थी, परफेक्ट इक्वालिटी वाली, हैप्पीनेस वाली लाइन। और जब लॉरेंस कर्व में भी कोई कर्व ही नहीं रहा, कोई लॉरेंस कर्व ही नहीं रहा, लॉरेंस कर्व बन गया इज इक्वल टू ए सी, यानी कि जो कर्व था वो ए सी में ही आ गया, बिल्कुल चिपकता 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 होता होता फ्लैट हो गया बिल्कुल। दिस ऑल्सो इंडिकेट देयर इज जीरो इनकम इनइक्वालिटी एंड दिस इज ऑल्सो हैप्पी सिचुएशन। आराम से समझ में आया। बहुत मेहनत लगी मुझे इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में। कोई दिक्कत लगी किसी को, कोई एडवांस लेवल का तो नहीं लगा कि मतलब बिल्कुल सर ऊपर से ही निकल गया, पता नहीं क्या बोल गए आप, नए डायग्राम समझ में आ रहे हैं ना कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पक्का सब लोग बोल दो एक बार फ्रैंक तरीके से, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।